हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ के सिविक्स के लेसन के बारे में। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, चुनावी राजनीति। यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम लोग चुनाव और उसके पैटर्न को पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम चुनाव की पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे और लगभग लगभग सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे हम आप लोगों को 9th और 10th और 11th और 12th के सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, मैं कहूंगा कि आप लोग अपने चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको घर बैठे ही सारे की सारे पढ़ने वाले कंटेंट मिल सके। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, चुनाव। सबसे पहला टर्म आया है कि चुनाव। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव का मतलब क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश आ जाए और अगर उसमें चुनाव नाम के शब्द की चर्चा हो गई ना, तो एक बात तो क्लियर ही हो गई कि यहां पर प्रतिनिधि की सरकार के बारे में बात हो रही है। यहां पर एक प्रतिनिधि होगा, वह सरकार चलाएगा और वही सारे के सारे निर्देशों को देगा ताकि लोग उसको समझ सकें। तो इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव क्या होते हैं, ये आप बता दोगे, आराम से बता दोगे कि चुनाव क्या होते हैं। हाँ, इतना तो मैं समझ ही सकता हूं आप लोगों के लिए, मतलब इतना तो मान ही सकते हैं कि आप लोग बता दोगे कि चुनाव क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चुनाव क्या होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में। चलो लिखते ही चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे से छोटे पॉइंट के भी नोट्स रहेंगे ना अपने पास, बहुत फायदा होगा उन छोटे पॉइंट के नोट से भी। सबसे पहले लिख लेते हैं चुनाव। चुनाव स्लैश, बस। हम लोग लोकतंत्र में इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि हाँ भाई, क्या होते हैं ये। तो सिंपल से लॉजिक में लो कि किसी भी सत्ता या विपक्ष में, मतलब किसी भी सरकार में प्रतिनिधियों को सत्ता में लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे ही चुनाव कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता संचालन, सत्ता संचालन के लिए जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सत्ता संचालन के लिए जनप्रतिनिधि का निर्वाचन की प्रक्रिया, जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है। चुनाव कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि लोकतंत्र में सत्ता संचालन के लिए जनप्रतिनिधि के निर्वाचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। कि हम लोग अपने लिए लोकतंत्र में शासन चलाना है, और शासन चलाने का हमारे पास एक ही तरीका ही है, क्या करने का, निर्वाचन करने का। अब लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या जरूरत है चुनाव की। ठीक है, तो यहीं पर नेक्स्ट सवाल आ जाता है हम सभी के दिमाग में कि चुनाव की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है, चुनाव की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इस टर्म पे बात करना शुरू कर रहे हैं। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। आज दुनिया में 100 से भी अधिक देश है जहां अपने लिए जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन ये बात भी हमने पढ़ा है पहले ही चैप्टर में, सबसे पहले चैप्टर में हमने ये टॉपिक भी पढ़ा था कि हर जगह जहां चुनाव होते हैं वह लोकतंत्र नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लोकतंत्र में हमें चुनाव की बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र की साधारण परिभाषा पे चलते हैं, जो हमें अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र की साधारण परिभाषा में अब्राहम लिंकन ने हमें क्या कहा था, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यानी कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दी गई है,
साधारण आम जनता को। और हमारे जैसे देश के बड़े लोकतंत्र में जहां 125 करोड़ की आबादी है, जनता राज कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली नहीं, हो ही नहीं सकता है कि हम लोग जनता के द्वारा अपना संचालन करवा लें। तो क्या होगा इस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए इतने बड़े समुदाय के साथ यह काम करना मुश्किल हो जाता है और हम हर मामले पर अपने लिए शासन खुद ना करके क्या करते हैं, प्रतिनिधि देते हैं। प्रतिनिधि देते हैं। समझ में आया मेरा कॉन्सेप्ट? मैं क्या कहना चाह रहा था कि लोकतंत्र में क्या कहता है कि जनता ही शासन करेगी। क्या होगा? जनता ही शासन करेगी। लेकिन लोकतंत्र एक और बात भी कहता है कि जनता तो शासन करेगी, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो कि जनता शासन करेगी, लेकिन ये बात याद रखिए कि जनता के शासन के साथ साथ उतने बड़े जनता को कंट्रोल कौन करेगा? उतनी बड़ी जनता कहां आएगी? आएगी तो कैसे शासन करेगी? तो इसी वजह से वो अपने लिए जन प्रतिनिधि चुनते हैं। और प्रतिनिधियों को एक ही माध्यम है जिसके जरिए चुना जा सकता है, उस माध्यम का नाम है चुनाव। क्योंकि तभी तो प्रॉपर प्रतिनिधि चुन के आएंगे ना। अब मान लो कि चुनाव के अलावा आप और कैसे प्रतिनिधि चुन सकते हो? जो ज्यादा पावरफुल है उसको प्रतिनिधि बना दो। तो लोकतंत्र किस बात का रहा? लोकतंत्र में हमारी बात रखी जानी चाहिए ना। तो हमारी बात कब रखी जाएगी? जब लोग हमें जानेंगे, जब लोग हमें समझेंगे कि हाँ, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंकित भी कुछ कहना चाह रहा है। तो इसी वजह से ये बात भी याद रखने लायक हो जाती है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी ये आ जाता है कि इसी वजह से ये बात सब क्लियर हो जाती है। तो एक और बात ये भी जानते चलिए, तो क्या चुनाव में किसी लोकतांत्रिक ढंग के बगैर भी, चुनाव के बिना भी क्या किया जा सकता है? प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है? तो एक ऐसी बात को सोचो और डिसाइड करो, ठीक है, जहां प्रतिनिधि का चुनाव उम्र के और अनुभव के आधार पर किया जाता है। इमेजिन करो, जहां प्रतिनिधि का चुनाव जनता के समर्थन पर नहीं, चुनाव पर नहीं, बल्कि उम्र के आधार पर किया जाता है। तो जब उम्र के आधार पर चुनाव किया जाएगा तो किस प्रकार का चुनाव होगा? तो यहाँ पर ज्ञानवान की बात देखी जाएगी। मतलब यहाँ पर यही देखा जाएगा कि ये कितने ज्यादा अनुभवी हैं, कितने ज्यादा शिष्ट हैं। तो ज्यादा, जिनका ज्यादा अनुभव होगा उन्हें, मतलब जिनका ज्यादा अनुभव होगा उन्हें रख दिया जाएगा, सरकार में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था में हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। थोड़ी नहीं, ये थोड़ी परेशानी नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये मान ले कि लोग इस परेशानी को दूर कर भी लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और फिर उसके बाद चुनाव की जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन क्या यह एक वास्तविक लोकतंत्र रह पाएगा जहां प्रतिनिधि जनता के पसंद का है या नहीं है? यह तो हमें मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो बस यही मायने रह जाएगा ना कि जिसका अनुभव ज्यादा है वह प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वह प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो चुनाव की आवश्यकता है, चुनाव की क्या आवश्यकता है, उस टॉपिक के लिए हमने दो चीजें देखी और दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से देखी। ठीक है, तो इसीलिए ये बात भी हमारे ध्यान में आती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके हिसाब से हम चुनाव को करते हैं या फिर क्यों करते हैं चुनाव को। तो समझ में आया कि अगर एक और बात आ जाती है, अब इसी में एक और थर्ड पॉइंट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि थर्ड पॉइंट में हमें आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है और अगर कोई प्रतिनिधि जो चुनकर गया है अपने मार्ग से भटक जाता है और अपनी व्यवस्था चलानी शुरू कर देता है, अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर देता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा बाबू बताइए? उस परिस्थिति में क्या होगा? यानी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कर दिया? निपटा दिया, रास्ते में ही खत्म कर दिया और क्या करने लगा? अपनी मनमर्जी चलाने लगा। हिटलर की कहानी याद है ना? हिटलर ने भी तो ऐसा ही कुछ किया था। क्या किया था हिटलर ने, याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। हिटलर चुनाव जीता था जर्मनी में और जीत कर व्यवस्था में शामिल हुआ था और पावर हासिल करके प्रधानमंत्री बन गया वहां का, जिसको चांसलर कहा जाता था। और चांसलर बनने के बाद उसने धीरे से क्या कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म कर दिया, रास्ते में निपटा दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को। तो सोचो, इतना बढ़िया लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि चुनाव ढंग से नहीं हो पाए। तो कैन यू इमेजिन कि चुनाव की आवश्यकता कितनी है? हाँ बोलो, समझ में आया कि अब चुनाव की आवश्यकता क्यों है?
कोई 3 आंसर हम इसके लिए देते हैं अभी फटाफट कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है। इसका आंसर हम पूरा आंसर ही लिखते हैं उत्तर टाइप में, ताकि आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत बड़ा, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको। हमें चुनाव की आवश्यकता, चुनाव की आवश्यकता इसलिए है, इसलिए है क्योंकि अब पॉइंट वाइज जाएंगे ए नंबर, क्योंकि अब ए नंबर में पॉइंट वाइज जाएंगे कि हमारे देश जैसे बड़े लोकतंत्र में, बड़े लोकतंत्र में, हमारे देश जैसे बड़े लोकतंत्र में, मतलब हमारे देश का साइज देखो, लोकतंत्र बहुत बड़ा है, हमारे देश जैसे बड़े लोकतंत्र में आगे क्या होगा, सभी लोग, सभी लोग सत्ता में, सत्ता की भागीदारी नहीं निभा सकते, भागीदारी नहीं निभा सकते, निभा सकते। एक बात यहाँ पे ये भी आ गई हमारे, हाँ तो इसमें ये बात याद रख लीजिएगा कि एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये टर्म हम बोलना इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे जैसे देश के बड़े लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग सत्ता की भागीदारी नहीं निभा सकते। क्यों नहीं निभा सकते? तो पहला कारण तो यही मान लो कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों के पास समय नहीं है कि वो लोकतंत्र के हर बार फैसले लेने के लिए आए। एक डिसीजन लेना हो तो साल भर टिके वो डिसीजन, तो उसके लिए तो लोग इकट्ठा होकर रह सकते हैं, लेकिन हर 2 दिन के बाद डिसीजन लेना हो तो क्या हमारे 125 करोड़ की आबादी रोज इकट्ठा होगी और डिसीजन लेगी? नहीं ना। तो और अगर फॉर एग्जांपल इकट्ठा हो भी गई तो क्या 125 करोड़ की आबादी को इतना ज्ञान है कि कौन सा डिसीजन देश के फायदे के लिए और कौन सा डिसीजन देश के नुकसान के लिए है? उनके पास ज्ञान और समय दोनों का अभाव है, और इसी वजह से यहां पर ज्ञान और समय वाला टॉपिक डाल दोगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। इसी वजह से हमें प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण से हमें प्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है जो चुनाव से निर्वाचित होते हैं, चुनाव से निर्वाचित होते हैं। देखा, इतना सिंपल टर्म में हमारा आंसर आया पॉइंट ए। आप लोग बोलोगे कि भावना से मतलब इसकी जो भूमिका थी उससे बड़ा तो पॉइंट हो गया। हाँ होता है बाबू, राजनीति शास्त्र की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका आंसर लिखने में ना जब तक एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होता इसके आंसर पे नंबर नहीं मिलता है। एक एक पॉइंट इसमें मजेदार होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है, दिल से संतुष्टि आनी चाहिए एग्जामिनर को। हम जब आप लोगों का कॉपी चेक करते हैं तभी हमको ऐसा लगता है कि कई सारे लोग कहीं का कहीं आंसर लिख रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा ये आंसर लिखने का तरीका आपको एक आध क्वेश्चन कभी कभी बीच में बताते रहेंगे ताकि आप बढ़िया से इसको लिख सकें। ठीक है, अगर अब दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट दो ही को छूते हैं, तीसरे पे नहीं जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्रतिनिधि में सत्ता का लोभ ना आए, इसलिए परिवर्तन हेतु चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता होती है। समझे ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जो चुनाव है ना वो अगर हो गया और कोई प्रतिनिधि क्या हो गया, सत्ता में
आ गया, शामिल हो गए, बहुत बढ़िया भाई, सत्ता में आ गए, वाह वाह। तो सत्ता में आने के बाद क्या उसे सत्ता का लोभ हो गया? सत्ता का लोभ हो गया, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो इसी वजह से एक नियमित समय अंतराल के बाद सत्ता चेंज करा दी जाती है। ना आपके पास पावर, ना हमारे पास पावर, किसी के पास पावर नहीं है, जाइए हटिए, कहानी खत्म। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र जरूरी भी माना जाता है, और चुनाव की राजनीति जो है बहुत बढ़िया रखी गई है। अब चुनाव में मतदाता कई तरह का चुनाव करते हैं। सबसे पहले तो वो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। मतलब मतदाता क्या क्या चुनाव करते हैं, ठीक है। चुनाव में मतदाता किस किस का चुनाव करते हैं? सबसे पहले वो अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, वे सरकार बनाने वालों और बड़ा फैसला लेने वालों का चुनाव करते हैं, वो सरकार और उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। यानी कि वो इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या हो, हमारे हिसाब से कार्य करना शुरू कर दें। तो इसी वजह से हम ये कह रहे थे कि कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो पूरा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ये पॉइंट कि चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। अब अगला ये है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कि मतलब हमारा बेस क्या है। हम चुनाव को तो मान रहे हैं, बहुत बढ़िया कहा आपने कि चुनाव की आवश्यकता है, लेकिन क्या यह गारंटी है कि चुनाव ही लोकतंत्र ले आएगा? है, उस टॉपिक पे बात करते हैं। आइए देखते हैं कि वह टॉपिक क्या कह रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि चुनाव को चुनाव को लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? मानने का आधार क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, यह सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम अभी ढूंढते हैं। बिल्कुल, चलिए। चुनाव कई तरह के होते हैं, एकदम अलग अलग। आपको भी पता है, हमारे घर पे भी चुनाव होता है। आप कभी कभार रोटी और पराठे के बीच में भी चुनाव कर लेते हो कि क्या खाना है। तो वैसे ही चुनाव कई तरह के होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही है, यहाँ तक कि कई ऐसे गैर लोकतांत्रिक देश हैं जहां भी किसी न किसी तरह का चुनाव होता ही है। इसीलिए जो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं या गैर लोकतांत्रिक हुए हैं, इसको जांचने का हमारे पास क्या पैमाना है, बताइए। है, इसको जांचने का तो कोई पैमाना अभी तक हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए कुछ पैमाने डिसाइड किए गए हैं। हमने पहले चैप्टर के अंश में इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर ली है कि सारे के सारे चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। ये बात हमने वहां पे देख ली थी क्लियरली कि सारे चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। कई ऐसे चुनाव होते हैं जो गैर लोकतांत्रिक होते हैं, जिनको हम अभी समझेंगे। तो वहां पे जो सीखा था उसको याद करो, और यहां पर हम बात करेंगे कि चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए कौन कौन सी बातों को मानना होगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं और लिख कर समझते हैं। एक एक आंसर को लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला कि हाँ, किसी भी चुनाव को किसी भी चुनाव को चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए लोकतांत्रिक होने के लिए किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को मानना होता है। निम्नलिखित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। पूरा करना होता है। भाई, कौन कौन सी शर्तें होंगी जिनको पूरा करना है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही, ऐसे तो बिना शर्त के तो आएंगे नहीं। तो सबसे पहली शर्त हम बनाएंगे जिसके अंदर ये लिखेंगे कि हर किसी को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए। यानी बात करते हैं, हर किसी को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए, का मौका मिलना चाहिए।
हाँ, अब आइए इस पर बात करते हैं। जब हम इस देश के नागरिक हैं तो एक बात तो आ गई कि हमें लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करना होगा, लोकतंत्र में भागीदारी दिखानी होगी। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि हम डायरेक्ट लोकतंत्र में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो हम अपने लिए क्या भेज सकते हैं? प्रतिनिधि भेज सकते हैं जो हमारी बातों को वहां पर रखेगा। तो हमारी भी बात वहां जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इसी वजह से हमारे जैसे जो 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ लोग जो बैठे हैं, 1.25 करोड़ लोग जो बैठे हैं, उनको भी तो अधिकार होना चाहिए ना कि उनकी भी बात लोग सुने, उनकी भी बात लोग जाने। तो उनकी भी बात लोग सुनने और जानेंगे कब? जब वह अपने लिए किसी प्रतिनिधि को चुनाव करके भेजें। और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ये लोग करते कैसे हैं? तो एक ही सिंपल तरीका है जिसके जरिए ये लोग चुनाव करते हैं, वह है कि सबके पास मत अधिकार होना चाहिए, यानी वोट देने का राइट सबको देना पड़ेगा। अगर आपने सबको वोट देने का राइट दिया, इसका मतलब क्लियर है कि लोकतंत्र में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि लोकतंत्र के पार्टिसिपेशन को बढ़ा देता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं रही इसमें? प्रॉब्लम है तो बताइएगा, और नहीं है तो आगे आते हैं अगले टर्म की तरफ हमारा, कि इसमें मताधिकार सबको मिलना चाहिए। दूसरा टर्म हमारे सामने ये आता है कि चुनाव में कम से कम चुनने के लिए विकल्प होना चाहिए। आइए यहां पर देखते हैं। चुनने के लिए विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। भाई कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, सॉरी, हाँ, हम अपने लिए सरकार जो चुन रहे हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन तो होना चाहिए कि या तो ये चूज करो, नहीं तो ये चूज करो। अगर हम आपको बोले कि बेटा क्या खाओगे और आपको ऑप्शन ही नहीं दे, तो आप बोलोगे क्या क्या बना है, तो मैं बोलूँ बस चावल, तब क्या बोलोगे? ले, तो जो बना है वही खाएंगे। और अगर मैं बोलूं कि बेटा क्या खाओगे, तो आप बोलो क्या क्या बना है, मैं बोलूंगा चावल और रोटी और पराठे, तब आप क्या करोगे? चूज कर सकते हो ना कि हाँ इन तीनों में से क्या खाना है। तो वैसे ही विकल्प होना चाहिए, यानी चुनाव में जो लोग भाग ले रहे हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको मतदाताओं के लिए अलग अलग पार्टियों को चुनाव में उतरने की अनुमति होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए सभी लोगों को कि वह चुनाव में क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सके। यानी चुनाव में उतरने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास यह अधिकार होना चाहिए कि हम क्या करें, अपने हिसाब से अपने लिए प्रतिनिधि लॉन्च करें। जो क्या करेंगे, जो उम्मीदवार होंगे, जो धीरे धीरे जनता अगर उसको पसंद कर लेगी, उसको वोट दे देगी, और वोट दे देगी तो जीत गया, और चुनने के बाद हमें वो विकल्प भी मिल गया और लोकतांत्रिक चुनाव भी हो गया। अब कुछ देश ऐसे हैं जो चुनाव के लिए आपको चॉइस ही नहीं देते हैं। सबको पता है, चीन की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पर एक ही पार्टी ही है, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना? है कि नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी। और इसी वजह से वहां पर यही पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, वहां किसी और पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। छोड़ो, ये तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, वहां पार्टी ही नहीं है, एक ही पार्टी ही है और वही पार्टी सब कुछ करती है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही सारे के सारे काम संभाल रही होती है, समझे? ये बात याद रखना कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ संभालती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प ही नहीं मिला। अगले पॉइंट की तरफ चले। अगला जो हमारा तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म यह है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। नियमित अंतराल पर होने चाहिए, होने चाहिए। यानी जब भी चुनाव हो रहा है उसका एक ड्यूरेशन बना होना चाहिए कि हाँ 1 साल में चुनाव, 2 साल में चुनाव, 5 साल में चुनाव, इसका एक अवसर सबको मिलना चाहिए। नए चुनावों के बीच हमेशा कुछ वर्ष का डिफरेंस रहना चाहिए और चुनावों की प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए बताइए आप लोग?
हमने इसके ऊपर बात की है, थोड़ा सा कोई हिंट दे देगा भाई? अगर किसी को पता है तो कमेंट करिएगा बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव क्यों होना चाहिए, चुनाव नियमित अंतराल पर क्यों होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आकर सत्ता के नियमों को बदलने लगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में गड़बड़ी जनरेट करने लगे, क्या करने लगे? गड़बड़ी पैदा करने लगे, तो उस परिस्थिति में यह चुनाव ही होते हैं जो डिसाइड कर सकते हैं कि यह व्यक्ति सही है या नहीं है। समझे कहने का मतलब? एक व्यक्ति चुनाव के डर से सही काम करता है, और अगर चुनाव नियमित अंतराल पर होंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ 5 साल के लिए ही चुन के आए हैं या नियमित समय के लिए ही चुन के आए हैं, उसके बाद फिर हटा दिए जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा? अच्छा काम करते रहना होगा, तभी तो हम अगले वाले इलेक्शन में टिक पाएंगे। ये बात समझ में आई कि चुनाव के लिए नियमित अंतराल पर काम करते रहना होना चाहिए। यह बात क्लियरली आती है कि चुनाव नियमित अंतराल पर होना चाहिए। समझे? कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो और उतने ही टाइम पीरियड में चुनाव करवाते रहो। अब अगला आगे अगला जो हमारा चौथा टर्म है, चौथा ये है कि लोग जिसे चाहें उसी का चुनाव होना चाहिए। लोग जिसे चाहें उसी का चुनाव होना चाहिए। ये बात भी आ जाती है हमारे सामने कि लोग जिसे चाहें उसी का चुनाव होना चाहिए। चाहिए, यह लाइन भी हमारे सामने आ गई भाई। इसका मतलब क्या हुआ? लोग जिसे चाहे उसी का चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार क्या होता है, कई देशों में ऐसा क्या होता है कि लोगों के दिखावे के लिए क्या कर लिया जाता है? चुनाव कर लिया जाता है किसी और के नाम पर, और थोड़े दिनों के लिए उसको सत्ता में रख देते हैं और रख कर किसी और को सत्ता सौंप देते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? किसी और के नाम की सत्ता किसी और को सौंपना। यानी लोगों ने चाहा किसी और को और वास्तविक सत्ता कोई और ही चला रहा है। वास्तविक सत्य में अलग ही व्यवस्था अपनी चल रही है। ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता है। तो यह बात भी ध्यान रखने लायक होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट को सत्ता ने, जनता ने जिताया है, वही कैंडिडेट पावर में होना चाहिए। वही कैंडिडेट पूरे देश के निर्माण की प्रक्रिया को संभाल रहा होना चाहिए। ऐसा समझ में आया कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी किसी और नेता के चेहरे पर रखकर चुनाव लड़वा देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया, फॉर एग्जाम्पल कि फलाना ए नाम का व्यक्ति है, वह चुनाव लड़ रहा है और वही आपका नेता बनेगा। लोग खुश हो गए, ए नाम के व्यक्ति वाली पार्टी को वोट दे दिया गया, ए नाम के व्यक्ति वाली पार्टी जीत भी गई वोट देकर। लेकिन अचानक से क्या हुआ? चुनाव जीतने के बाद किसी डी नाम के व्यक्ति को सरकार का नेता बना दिया गया और ए नाम का व्यक्ति को नहीं रखा गया पावर में। तो लोग जिसे चाहे उसका चुनाव तो नहीं हुआ ना, तो वो चुनाव लोकतांत्रिक रहा? बिल्कुल नहीं। ये बात याद रखते चलिएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम अपना आखिरी पॉइंट के करीब करीब बोले तो रखना चाहते हैं कि आखिरी पॉइंट ये है हमारा सबसे बढ़िया पॉइंट। अगर हम यही बोले तो यही है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों को सच में लगना चाहिए कि जो चुनाव हुआ है वो साफ साफ सबके सामने हुआ है, सबके साथ बढ़िया तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं है कि दबाव में आके लोगों ने चुनाव तो कर लिया लेकिन वह चुनाव सही ढंग से ना हो रहा हो। इसी वजह से यह बात कहना चाह रहे थे कि लोकतंत्र में जो 2 या 3 लोग या जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए हैं उन सभी को दिखना चाहिए कि हाँ भाई, हमको चुनने का अधिकार, हम खड़े हुए थे,
हमें इतने वोट मिले, इतने नहीं मिले, किसी का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए चुनाव में। यहाँ फलाना व्यक्ति ज्यादा पावरफुल है तो उसको क्या करो, थोड़ा सा ज्यादा उसको प्रेफरेंस दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या क्या है, या 5 पॉइंट है जिस पर चुनाव को लोकतांत्रिक माना जा सकता है। हमने हर एक पॉइंट पर विशेष व्याख्या दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जब कभी लाइव क्लास चलेगा ना 9th का, तो उस दिन अगर हम पूछे कि बताओ, और अगर आप लोग नहीं बताए तो भाई बहुत ज्यादा क्या ही बोले, हम नहीं बोलेंगे, अभी रहने दो, उसी दिन बोलेंगे तब जब हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आगे वाले टॉपिक जो है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए जाकर, एकदम यार इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं अपने सब्सक्राइबर गोल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।